हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज देखिए आपके 28 तारीख हो गई, 28/4/2023। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी मेरे चैनल पे, जिसकी पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड आपको लास्ट डे करवाई गई थी मॉर्निंग और नाइट में, और आपकी आफ्टरनून के टाइम में जोधपुर एम्स की पेपर को सॉल्व करवाई गई थी लास्ट डे 27 तारीख को। यानी अब आज 28 है, जिसमें एमएसएन की पार्ट थर्ड लिए जा रहे हैं। एमएसएन में थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा होते हैं डियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा ज्यादा है, एमएसएन से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में नॉर्सेट में। तो इसमें 1-2 दिन और लग सकते हैं या फिर कल तक लास्ट होगा, जिसमें से आपका 5 to 6 पार्ट इसमें मिल जाएंगे एमएसएन की। तो यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर की वीडियो पूरी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग की सपोर्ट रहा डियर, तो मैं और वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। डेली बेसिस पे मैं पूरा एफर्ट अपना लगा रही हूँ। एक दिन में 3 वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, यानी एक वीडियो बनाने में डियर 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाते हैं। उसमें बहुत मेहनत लगता है, क्वेश्चंस को आपको निकालना है, क्वेश्चन ढूंढना है कहाँ पे पूछा गया है, कौन सी पेपर में है, किस ईयर में पूछा गया है, किस जगह से मिलेगा। तो ये सारे टाइम तो लगते ही हैं। तो आप लोग एक वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी है आपको टेलीग्राम पे शेयर की जाती है, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों जगह आपको लास्ट में जब 15 या 20 दिन बचेंगे तो सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया डियर, विच इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट वेन पूछा है इन द केस में ह्यूमन बॉडी में। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए, देन कमेंट बॉक्स में अपने आप में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट कीजिए या अपने में सोच सकते हैं कि इसकी राइट आंसर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन ए में ग्रेट देखिएगा एस्पेनस, बी में पोप्लिटियल, सी में इलियक है डियर, एंड डी में फीमोरल है। 4 ऑप्शन लिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या आएंगी? यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेन पूछा गया, सबसे लंबी वेन कौन सी होंगी आपकी ह्यूमन की बॉडी में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ग्रेट एस्पिनस। आधा से ज्यादा को इस क्वेश्चन को कम्युनिटी टैग में भी पोस्ट किया गया था, जिसमें से आपका 80% स्टूडेंट रॉन्ग आंसर किए थे, 20% यहाँ पे राइट किए थे कम्युनिटी टैग में। यहाँ राइट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेट लॉन्ग एस्पिनेंस वेन इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, असेंड्स फ्रॉम द फुट टू द ग्रोइन। यहाँ पे यानी कि यह पैर से कमर तक चढ़ता है। क्या है? असेंड्स फ्रॉम द फुट टू ग्रोइन, यानी कि पैर से लेकर कमर तक चढ़ता है। ये वेन जो होता है लॉन्गेस्ट वेन। राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एलिवेशन इन जुगुलर वेनस प्रेशर, यहाँ पे देखिएगा जुगुलर वेनस प्रेशर इज ऑब्जर्व इन ऑल फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। सभी कंडीशंस में ऑब्जर्व करना होगा कि इसका एलिवेट कर रहा है क्या जुगुलर वेन। तो यहाँ पे एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी स्थितियों में गले की जो सिरा परक दबाव में वृद्धि देखी जाती है, उसको एक को छोड़कर कौन सा ऑप्शन आएगा? 3 का 3 इसमें होगा, ऑब्जर्व करना होगा उस कंडीशन में, लेकिन एक को छोड़कर। ऑप्शन सी में राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, बी में कार्डियक टेम्पो देखेगा नेट, सी में है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एंड डी ऑप्शन में मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगी? इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर आएगा इसमें। यहाँ पे रेशनल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया इंक्रीज ऑफ जुगुलर वेन प्रेशर इज सीन इन राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यहाँ ट्राइकस्पाइड बल्ब स्टेनोसिस हो सकता है, सुपेरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एंड कार्डिक यहाँ पे टैम्पोनेंट। मायोकार्डियाटिस डज नॉट कॉजेज एलिवेशन ऑफ, आपका एलिवेशन इन
आपका जुगुलर वेनस प्रेशर। जुगुलर वेनस प्रेशर जो है आपका मायोकार्डाइटिस नहीं आएगा। ये आपका मायोकार्डाइटिस, ये क्या दिया हुआ है, मायोकार्डाइटिस। ये जो होता है रेयर कंडीशंस में क्या होता है, हार्ट मसल्स जो होते हैं उसको बिकम थिक एंड इन्फ्लाट करता है एंड मे आल्सो बिकम वीक। ये आपका मायोकार्डाइटिस है। ये क्या करता है, तुरंत थिक कर देता है एंड जब इन्फेक्शन वगैरह, इन्फ्लाम एंड आपका इन्फ्लामेशन होता है, और क्या हो सकता है साथ में, वीक भी हो सकता है, बिल्कुल कमजोर भी हो सकता है। तो ये मायोकार्डाइटिस है, जो कि मायोकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ दी हार्ट मसल्स। किसमें हो रही है इन्फ्लामेशन, किसमें सूजन हो रहा है, हार्ट मसल्स। द इन्फ्लेमेशन जो होता है कैन रिड्यूस द हार्ट एबिलिटी टू पंप ब्लड। इसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, क्या क्या, हार्ट एबिलिटी टू पंप ब्लड, ठीक है ना, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें रिड्यूस होती है। ये आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपकी हार्ट मसल्स में। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या आया, जुगुलर वेन के बारे में पूछा गया था। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, कार्डिक टेम्पोनेंट होगा और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होगा। यहाँ पे डियर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जुगुलर वेन से रिलेटेड कि जेवीपी जो है आपका आर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल सकता है, सीन इन यहाँ पे देखिए इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर आर एक्सेप्ट। 4-5 ऑप्शन जो देखे आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक ऑप्शन आपको अलग मिलेगा जिसमें आपको राइट आंसर उसमें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ आर सीनिन। एंटी स्टेप्टोलाइसिन यहाँ पे दिया गया है एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्टेप्टोमाइसिन ओ आर सीनिन। एंटी स्टेप्टोमाइसिन जो है ओ के ऊंचे स्तर में देखा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, बी में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सी में रोमैटिक फीवर, डी में कार्डियोमायोपैथी, डी में कार्डियोमायोपैथी। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रोमैटिक हार्ट फीवर। रोमैटिक हार्ट फीवर आएगा इसमें राइट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ आर सीनिन, तो रोमैटिक फीवर में देखने को मिलेगा। एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्टेप्टोलाइसिन जो है वो सीनिन रोमैटिक फीवर में देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव टाइटर यदि पूछता मोर देन 200 देखिए इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। नेक्स्ट में राइजेस टू पिक रहेगा 4 to 6 वीक्स, द रिमेन एलिवेटेड रहेगा फॉर 1 ईयर तक। यदि सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस रहेगा तो ESR उसमें क्या रहेगा, एलिवेटेड रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। ये आपका एंटी स्टेप्टोलाइसिस ओ है जो डियर, ये क्या है आपका, ये ब्लड टेस्ट होता है जिसमें से मेजर किया जाता है किसको, एंटीबॉडीज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, स्टेप्टोलाइसिन। किसके अगेंस्ट में, स्टेप्टोलाइसिन ओ, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। जो सब्सटेंस है प्रोड्यूस किससे कर रहा है, किसके द्वारा, बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये भी याद रखिएगा, इसकी जो सब्सटेंस जो ग्रुप है आपका किससे आपका प्रोड्यूस करेगा, बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी हुआ, रूमेटिक फीवर। इसमें कौन से बैक्टीरिया होने, आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे देखेंगे, ऑल दी फॉलोइंग आर मेजर जोन क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट, रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है कि मेजर जोन क्राइटेरिया फॉर रोमैटिक फीवर, मेजर जोन, तो कार्डाइटिस दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट में क्या है, यहाँ पे मैग्रेटरी, पोलियार्थराइटिस, फीवर है आपका, अरिथमिया आपका, मार्जिनेटम। तो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, राइट आंसर आपकी क्या आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये मेजर जोन पूछा है क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर का, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा है, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट यहाँ पे फीवर जो होता है क्या होता है, माइनर जोन के लिए होता है। ये क्या होता है, जोन माइनर क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर, और अदर ऑप्शन जो है आपका क्या है, आपका मेजर जोन से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव फेल्योर इज। डीओसी जितने भी क्वेश्चन में आपको दिखता है डियर, सभी को एक बार कवर कर लेना है। डीओसी से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव फेल्योर का पूछा है, तो डिगोक्सिन होगा, एडालिन होगा, डायजिपाम होगा या एटिनोल होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ए इज करेक्ट आंसर। डिगोक्सिन हम देते हैं कब, कंजेस्टिव फेल्योर में। यदि इसकी बिलो 60 हो जाती पल्स रेट, तो क्या करना आपको,
फिर से इसको नहीं देना डिगोक्सिन। तो हम इसको मेंटेन करने के लिए देते हैं डिगोक्सिन, हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए, उसको जो ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको लो करने के लिए। ये चीजें आपके कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन सी ड्रग चॉइस होती है, सबसे अच्छा पसंदीदा दवा होता है तो डिगोक्सिन होता है। राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन से। ये डिगोक्सिन जो देख पा रहे डियर, मेडिसिन में डिगोक्सिन, लिथियम, आपका हेपारिन, ये तीन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 आएंगे नॉर्थ सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू रिवेल्स डाइट या क्लाइंट हु वाज ऑन डिगोक्सिन थेरेपी सफरिंग फ्रॉम इट्स टॉक्सिसिटी, सफरिंग फ्रॉम इट्स टॉक्सिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मूल्य बताता है कि एक ग्राहक जो डिगोक्सिन थेरेपी पर था वह इसकी विषाक्तता से पीड़ित है, वह इसकी विषाक्तता से पीड़ित है। ऑप्शन सी में सोडियम लेवल 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, देन उसके बाद पोटेशियम लेवल होगा 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम लेवल फिर आपका 2 मिलीलीटर पर 2 मिली इक्विलेटर पर लीटर, देन सोडियम लेवल 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मूल्य बताता है, यानी कि फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू रिवेल्स दैट या क्लाइंट हु वाज ऑन क्या है डिगोक्सिन थेरेपी चल रही है, उसकी डिगोक्सिन चल रही है, द सफरिंग फ्रॉम इट्स टॉक्सिसिटी, वह इसकी विषाक्तता से पीड़ित है। तो राइट आंसर जो होगा पोटेशियम लेवल कितना रहेगा, लेवल 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाउ सून आफ्टर सिम्टम्स वंस इट मस्ट ए पर्सन हु हैज हैड अ स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक, रिसीव थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, रिसीव थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, यानी कि लक्षण शुरू होने के तुरंत बाद एक व्यक्ति जिसे स्ट्रोक हुआ है उसे थ्रोम्बोलाइटिक उपचार प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे वही लिखा हुआ हु हैज हैड अ स्ट्रोक रिसीव थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, यानी 30 मिनट्स या 1 आवर में या 2 आवर में या 4.5 आवर में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा डियर, डी इज करेक्ट आंसर। यदि आपका ट्रोमा वगैरह में पूछता है एक्सीडेंटल में, तो गोल्डन आवर जो आते हैं, तो गोल्डन आवर कितना देर के लिए होता है आपका 1 आवर के लिए, गोल्डन आवर यदि क्वेश्चन आता है तो 1 आवर के लिए। यहाँ पे देखिएगा, एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन के हिसाब से, यूरोपियन स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्सन हु हैड a stroke must receive thrombolytic treatment within 4.5, यानी कि 4.5 और 4.5 घंटे में उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, विदिन दिया हुआ ना, विदिन, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन डी। और किसके गाइडलाइंस के हिसाब से दिया डियर, अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन एंड यूरोपियन स्ट्रोक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसके गाइडलाइंस के अनुसार 4.5 घंटे में हमें थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उसके विदिन। तो राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन क्या होगा, अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन या फिर आपका रहेगा यूरोपियन स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज, चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पूछा है डियर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए पसंद का तत्काल उपचार क्या है, एडमिनिस्टर करेंगे एड्रेनालिन 0.1 mg पर केजी, फिर आपका यहाँ पे देखिएगा डेफ्रिलेट विथ 360 जूल्स, उसके बाद कार्डियो वर्शंस, देन उसके बाद एडमिनिस्टर करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स, क्योंकि यहाँ पे चॉइस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात किया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, डेफ्रिलेट विथ 360 जूल्स, क्या होगा 360 जूल्स, किसके साथ में देखिएगा, डेफ्रिलेट विथ 360 जूल्स, राइट आंसर बी हुआ इसमें। देखिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द मोस्ट सीरियस कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस होता है, द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिकम्स disordered when this happens, the heart lower जो पंपकिन हो रहा है चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रैपिड होगा, अन देखिएगा unsynchronized way, ventricular fibrillations can be stopped with a
डिफिब्रिलेटर विच गिव्स एन इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट। यानी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सबसे गंभीर क्या होता है, कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस है। क्या है, कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस है। हृदय की विद्युतीय गतिविधि अस्त व्यस्त हो जाती है। हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या करता है, डिसऑर्डर कर देता है, मतलब अनबैलेंस हो जाता है। जब ऐसा होता है तो हृदय का निचला जो पंपिंग कक्ष तेजी से अतुल्यकालिक तरीके से सिकुड़ता है। ये क्या हो जाता है, जब ऐसा होगा कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस होने लगेगा तो लोअर जो पंपिंग होने का होता है चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रैपिड, अचानक से क्या होगा उसमें सिकुड़ने लगेगा। यही चीज दिया हुआ यहाँ पे अनसाइक्रोनाइज्ड वे, यानी कि सिकुड़ने लगेगा। ठीक है ना। जो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशंस को डिफिब्रिलेटर से रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशंस को डिफिब्रिलेटर से रोका जा सकता है। और जो दिल को बिजली का झटका देता है, दिल को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ गिव एन इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट, इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा लगता है, उसमें अचानक सा झटका लगता है हार्ट में। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी बी हुआ। डिफिब्रिलेटर विथ 360 जूल उसको दिया जा सकता है जब उसका वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशंस की बात किया गया है, फिब्रिलेशंस का, तो हम क्या दे सकते हैं, डिफिब्रिलेटर से रोका जा सकता है जो उसकी दिल में झटका लग रहा है, हार्ट में झटका हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एड्रोजेनिक ब्लॉकिंग ड्रग इज, एग्जाम्पल ऑफ क्या पूछा, अल्फा एड, देखिएगा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग इज, ठीक है, एड्रेनर्जिक है ना, एड्रेनर्जिक, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग। तो अल्फा एड्रेनर्जिक अवरोधक दवा का एक उदाहरण है। तो आपका देखिएगा फेंटोलामीन, फिर उसके बाद कार्वेडिलोल, फिर उसके बाद लैक्सिक्स, उसके बाद आपका एसीबुटोलोल। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, देखिएगा फेंटोलामीन, ऑप्शन सी ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग्स आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात किया है डियर, लेकिन एक्सेप्ट में बात किया है। तीन ऑप्शन इसमें होगा लेकिन एक को छोड़कर। ऑप्शन ए में अम्लोडिपिन है, बी में वेरामापिल है, सी में आपका रेमिप्रिल है, डी में आपका देखिएगा डिल्टिया जेम है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर क्या होगा, डाल्टिया जेम। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेमिप्रिल। बाद बाकी इसमें जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है आपका कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा और डी आएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर में रेमिप्रिल इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसमें सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर द फॉलोइंग ड्रग्स आर एसीई इनहिबिटर एक्सेप्ट ऑन, एक ड्रग है जो कि आपका मतलब कि एसीई इनहिबिटर में नहीं आएगा, तो कौन सा, रेमिप्रिल, वेरामापिल, फिर आपका इनारापिल और आपका बेंजा रिप्रिल। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इसमें क्या देखे, वेरामापिल किसमें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, वेरामापिल। बाद बाकी जो जो ऑप्शन है आपका क्या है, ये कौन सा है, कौन सा है, वेरामापिल मिल जो है आपका ए सी इनहिबिटर का नहीं है। बाद बाकी ए सी और डी तीनों ऑप्शन क्या है इसका, इसके अंदर में आएगा आपका तीन ऑप्शन, जिसमें से फॉलोइंग ड्रग आर एसीबी इनहिबिटर एक्सेप्ट ऑन। राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ, वेरामापिल, ये किसमें है आपका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज न्यूट्रोपेनिया, किसका है, एक्सेप्ट, न्यूट्रोपेनिया का कारण पूछा डियर। निम्नलिखित सभी स्थितियां न्यूट्रोपेनिया का कारण बन सकती है लेकिन एक को छोड़कर, टाइफॉइड, वायरल इन्फेक्शन, कैंसर कीमोथेरेपी, या फिर देखिएगा ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ्यूजन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी ही होगा, बाद बाकी तीनों का तीनों आएगा, ए बी सी इसमें आएगा न्यूट्रोपेनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, द कॉजेज ऑफ न्यूट्रोपेनिया इंक्लूड्स, न्यूट्रोपेनिया के कारण क्या क्या शामिल होंगे, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, मेटास्टैटिक कैंसर एंड लिम्फोमा, देखिएगा साइनोटिक स्पेलन लिम्फोमा, हाइपरस्पेलेनिज्म एंड कीमोथेरेपी, इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस एंड रेडिएशन थेरेपी। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, मतलब कि ए सी डी। ऐसे जो स्टेप बाय क्वेश्चन है मैं डेली वीडियो में बोल रही हूँ कि आप लोग के एम्स में और सेट में चार क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा डियर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ए बी, ए के बाद सी और टी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रोपेनिया का कारण पूछा है, तो मेटास्टेटिस कैंसर और लिम्फोमा। उसके बाद आपका है सी में क्या, हाइपर प्ले देखिएगा, हाइपर एस्पेलेनिज्म एंड कीमोथेरेपी।
डी में इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस एंड रेडिएशन थेरेपी। ये सब हमारा न्यूट्रोपेनिया का कारण है, लेकिन ऑप्शन बी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ए सी डी यानी कि डी ऑप्शन इसमें आया। तो द स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ न्यूट्रोपेनिया देखिएगा कौन कौन से इंक्लूड, देखिएगा, देखिए एस्कीमोथेरेपी, ठीक है ना, सच एज कीमोथेरेपी होगा यहाँ पे, क्रोनिक आइडियोपैथिक न्यूट्रोपेनिया इन अडल्ट, फिर आपका कोस्टमैन सिंड्रोम, ल्यूकेमिया, फिर मायो, देखिएगा माइलोडाइप्लास्टिक सिंड्रोम, देन उसके बाद मायो फाइब्रोसिस, फिर उसके बाद माइलो कैथेसिस, फिर रेडिएशन थेरेपी एंड विटामिन डेफिशिएंसी। ये सब किसमें आएगा, स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया के विशिष्ट कारण है। नेक्स्ट में आपका सर्टन इन्फेक्शन विच कॉजेज न्यूट्रोपेनिया इंक्लूड, देखिए इन्फेक्शन की वजह से यदि पूछता है तो ए बी सी जो है आपका हेपेटाइटिस, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, लिम्फ डिजीज, साल्मोनेला इन्फेक्शन, सेप्सिस, हाइपर एस्पेलेनिज्म एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अदर इम्यून डिसऑर्डर तो इसमें राइट आंसर आपका जो हुआ ऑप्शन डी हुआ, इसीलिए ए सी डी। इसमें जो सर्टेन इन्फेक्शन की बात किया गया, कुछ इन्फेक्शन जो होंगे, कौन कौन से होंगे इन्फेक्शन के, यदि क्वेश्चन आता है तो देख लीजिएगा। एंड स्पेसिफिक कॉजेज की बात करेंगे तो राइट आंसर आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस एसोसिएटेड विद अप्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया से जुड़ा परिवर्तन है। ऑप्शन ए में बाउल फंक्शन, बी में ब्लीडिंग टेंडेंसी, फ्लूइड डेफिशिएंट, ब्लैडर फंक्शन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया अफेक्ट द बोन मैरो, किसको अफेक्ट कर रहा है, बोन मैरो, विच इन टर्न अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड इट कॉजेज ब्लीडिंग टेंडेंसीज। यानी कि ये आपका क्या होता है, आप प्लास्टिक एनीमिया जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड है, आपको इम्यूनिटी में भी प्रॉब्लम आती है, जिसका वीक इम्यूनिटी रहता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट किसको कर रहा है, बोन मैरो को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ, ब्लीडिंग जो होगा टेंडेंसीज। यहाँ पे आप प्लास्टिक एनीमिया की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सिम्टम्स ऑफ कंजेनाइटल प्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड्स, देखिए इसी वीडियो में आप दो क्वेश्चन ऐसे वाले देख लिए, जन्मजात प्लास्टिक एनीमिया के लक्षणों में शामिल है कपैटप्यूरा, फिर पेटेचिया, फिर न्यूट्रोपेनिया, फिर थैलेसेमिया। क्योंकि आप प्लास्टिक एनीमिया की बात किया डियर, तो राइट आंसर आ कंजेनाइटल प्लास्टिक एनीमिया, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, ए बी सी ये तीनों का तीनों आएगा, पर प्यूरा भी आएगा, पेटेचिया भी आएगा, न्यूट्रोपेनिया भी आएगा। द सिम्टम्स कंजेनाइटल प्लास्टिक एनीमिया पैलर, हेडेक, पैल्पिटेशन, डिस्निया, फैटिक, फूड स्वेलिंग, गिंजिवल ब्लीडिंग होगा, जिंजिवल ब्लीडिंग एंड पेटेचियल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा इन प्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो एंड हेमाटोपोइटिक stem cells are damaged and cannot produce new blood cells, so deficiency symptoms related to RBC, किसकी वजह से रेड ब्लड सेल उसमें बन नहीं पाता, उसकी कमी के कारण, एंड WBC एंड प्लेटलेट विल बी देयर, प्लेटलेट विल बी देयर, ये WBC और प्लेटलेट से संबंधित कमी के लक्षण होंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, ए बी सी। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज टू हीमोफीलिया पेशेंट इज, हीमोफीलिया के रोगी को चढ़ाए गए रक्त की संरचना है, प्लाज्मा, पैकेट सेल्स, देखिएगा क्रायो क्रायो परसिपिएट एंड प्लेटलेट। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, क्रायोप्रेसिपेट, क्रायोप्रेसिपेट, सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे हेमोफीलिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन इन द ब्लड, लैक ऑफ क्या है, लैक ऑफ सफिशिएंट ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन इन द ब्लड। हीमोफीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त रक्त के थक्कों के प्रोटीन की कमी होती है। देन उसके बाद क्रायो देखिएगा, क्रायो प्रेसिपेट इज या प्रिपर फ्रॉम प्लाज्मा एंड कंटेन फिब्रियोनेजेन। फिर उसके बाद वेल ब्रांड फैक्टर्स, फैक्टर कौन कौन से में होगा ये चीजें, 8 में फैक्टर देखिए, 12 में, ठीक है, 10 11 12 13 फैक्टर किसमें 13 में, एंड फिब्रियो नेक्टिन में, फिब्रियो नेक्टिन में। तो ये चीजें जो दिया गया देखिएगा यहाँ पे, इसमें फैब्रिनोजेन 1 देखिए, विल्ब्रैंड फैक्टर, फैक्टर 8, फैक्टर 13 और आपका फिब्रियो नेक्टिन में होते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, क्रायोप्रेसिपिटेट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, टोटल नंबर पूछा है तो 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या क्लॉटिंग फैक्टर,
फाइब्रिनोजेन या फिर प्रोथ्रोम्बिन या कैल्शियम या सोडियम? नॉट पूछा डियर, नॉट या क्लोटिंग फैक्टर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, सोडियम। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड? निम्नलिखित में से किस स्थिति में रक्तदान निषेध है? तो ब्लीडिंग हेमरोइड्स, हेमरेज, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर या हीमोफीलिया? यहाँ पे पूछा गया फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करे तो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा निम्नलिखित में से? तो चार ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात किया है। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर पेशेंट आर नॉट यूजुअली गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज द पंपकिन एक्शंस ऑफ हार्ट इन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर इज हाईली compromised. ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल रिजल्ट इन फ्लूइड ओवरलोड। क्या होता है, ये फ्लूइड की ओवरलोड हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करने का सलाह देते हैं। यहाँ पे वही दे, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के मरीजों को आमतौर पर रक्त आधार नहीं दिया जाता है, क्योंकि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हृदय की पंपिंग क्रिया अत्यधिक समझौता करती है। रक्त आधार के परिणाम स्वरूप द्रव अधिभार होगा, क्योंकि वहां पे फ्लूइड की ओवरलोड हो जाएगी, इसलिए क्या होता है, नहीं दिया जाता है। ब्लीडिंग हेमरॉइड्स, आपका हेमरेज एंड हेमोफीलिया आर इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज देयर इज एक्सेसिव ब्लड लॉस। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें क्या हो जाता है, ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, जिसमें हम फ्लूइड की ओवरलोड होने के कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम इसमें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारा का सारा किसमें कि जो पंप करता है, हार्ट पंपिंग जो होती है, ये अत्यधिक इसमें क्या होता है, समझौता करना पड़ता है, यानी कंप्रोमाइज करता है, इसलिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे इस कंडीशन में। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन एट द टाइम सिंगल डोनर कैन डोनेट। ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन के दौरान एक जो भी डोनर है दे रहा है, तो कितना एमएल तक वो दे सकता है? 100 to 200 ml, 200 to 250 ml, 250 to 300 ml या 350 to 400 ml? राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा डियर, 500 ml तक दे सकता है, तो 330 to 400 ml, 450 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विथ देखिएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज कंप्लेनिंग ऑफ थ्रस्ट, द नर्स शुड ऑफर। क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इस कंप्लेनिंग कर रहा, और क्या हो रहा है, उसको थ्रस्ट हो रही है, प्यास भी लग रही है, तो इसमें कौन सा नर्स क्या ऑफर करेंगे लेने के लिए? तो राइट आंसर आप लोग पुट कीजिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिया गया डियर, जूस, ऑप्शन सेकेंड में दिया गया है टी, थर्ड में दिया गया वाटर, एंड फोर्थ में आपका दिया गया है हार्ड कैंडी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनी से रिलेटेड है, नेफ्राइटिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी होगा, टिपिकली कॉज्ड बाय इम्यून रिस्पॉन्स। किसमें, टिपिकली कॉज्ड बाय इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें कौन सा चीजें देंगे, उसको प्यास लगा है तो आपका हार्ड कैंडी देंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, हार्ड कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पैलियोनेफ्राइटिस के नैदानिक अभिव्यक्तियों में शामिल है एब्डोमिनल और सुप्राप्यूबिक पेन, फिर उसके बाद कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस, या फिर परसिस्टेंट वोमिटिंग, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन। या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन क्या होगा डियर, इसमें बी ए बी सी आएगा, या फिर आपका बी सी डी आएगा, या ए सी डी आएगा, या ए बी सी डी आएगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा डियर, बी सी डी आएगा, ठीक है ना, बी सी डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बी में क्या है, कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस, परसिस्टेंट वोमिटिंग आएगी, और सीवियर डिहाइड्रेशन आएगा। किसके बारे में पूछा है, देखिएगा पाइलोनेफ्राइटिस, क्या के बारे में पूछा है, पाइलोनेफ्राइटिस, तो इसमें क्या हुआ ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर। द सिम्टम्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इंक्लूड आ सडन वनसेट ऑफ चील्स होगा, फीवर होगा, बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर भी हो सकता है, एंड आपका यूनिलेटरल और बायलेटरल फ्लैंक पेन होगा, विथ कोस्टोवर्टिबल टेंडरनेस होगा, डिस्यूरिया हो सकता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी हो सकता है। तो ये सब हमारा होगा, तो इसके अनुसार से राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ,
बी इज करेक्ट आंसर। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि इसमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कॉजिंग किसके कारण से, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। किडनी में जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन जो आती है, वो किसकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कौन सा इन्फेक्शन होगा पाइलोनेफ्राइटिस में, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, चार ऑप्शन दे सकता है। तो आपको राइट आंसर क्या करना, बैक्टीरियल। और इसमें राइट आंसर क्या हुआ यहाँ के अनुसार से आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल देखिएगा प्रोड्यूस डाउनवर्ड थ्रू द एंटीरियर वेजाइनल वॉल, इट इज नॉन एज। जब पश्चिम मूत्राशय की दीवार पुरुकाल योनि दीवार के माध्यम से नीचे की ओर फैलती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो रेक्टोसेल या फिर पायोसेल या सिस्टोसेल या फिर देखिएगा बुमेनोसेल, चार ऑप्शन दिया गया डियर। डाउनवर्ड थ्रू द एंटीरियर वेजाइनल वॉल, डाउनवर्ड, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, सिस्टोसेल। When the posterior bladder wall protrudes downward through the anterior vaginal wall, it is known as क्या कहलाता है, सिस्टोसेल। डाउनवर्ड जो रहेगा नीचे की ओर जाएगा विजाइनल से तो क्या कहलाएगा, सिस्टोसेल। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोलैप्स और ड्रॉप्ड ब्लैडर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रोलैप्स और ड्रॉप ब्लैडर। द बल्जिंग और ड्रॉपिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द वेजिना, ये क्या होता है कि ये प्रोलैप्स या गिरा हुआ मूत्राशय भी कहा जाता है। यह जो योनि मूत्राशय का उभार या गिरना है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, सिस्टोसेल, सिस्टोसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विक कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन टू नॉर्मल यूरिन फ्लो, यानी कि सामान्य मूत्र प्रवाह में रुकावट के कारण वृक्क श्रोणि का फैलाव। रीनल फेलियोर, रीनल कैल्कुलाई, हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी, डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विक की बात किया डियर, कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन टू नॉर्मल यूरिन फ्लो, नॉर्मल यूरिन फ्लो। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोनेफ्रोसिस इज स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ किडनीज, दोनों किडनी में क्या हो जाता है, वहां पे सूजन आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इट अकर व्हेन यूरिन कैन नॉट ड्रेन फ्रॉम योर किडनी एंड बिल्ड अप इन द किडनी एज रिजल्ट। दिस कैन अकर फ्रॉम ब्लॉकेज हो सकता है इन द ट्यूब्स, देन ड्रेन यूरिन फ्रॉम द किडनीज या कि यूरेटर जो होगा, एंड फ्रॉम एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट दैट डज नॉट अलाउ यूरिन टू ड्रेन प्रॉपर्ली। यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ब्लॉकेज हो जा रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो कैसे आपके मतलब कि प्रॉपर वे में यूरिन आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है यूरिन की फ्लो में। तो देखिएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस एक या दोनों आपका किडनी के लिए क्या हो जाता है, गुर्दे की सूजन है। यह तब होता है जब मूत्र गुर्दे से बाहर नहीं निकल पाता है और परिणाम स्वरूप गुर्दे में जमा हो जाता है। यह गुर्दे से मूत्र निकालने वाली नलियों से रुकावट या शारीरिक दोष से हो सकता है, शारीरिक दोष से हो सकता है जो मूत्र को ठीक से बाहर नहीं निकलने देता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन सी हुआ, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल फीचर ऑफ सीकेडी इंक्लूड्स। सीकेडी का क्लिनिकल फीचर पूछा गया डियर, क्लिनिकल फीचर पूछा गया है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, हाइपरटेंशन, एनीमिया आएगा, हाइपर कैलेमिया आएगा, या ऑल ऑफ दी एबव आएगा। क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में पूछा है, क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में पूछा है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा इज। रीनल कार्सिनोमा का प्रारंभिक लक्षण क्या है, तो देखिएगा डिसयूरिया, फ्लैंक पेन, पायूरिया या हेमाचूरिया। तो यहाँ पे पूछा गया अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, हेमाचूरिया, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा हेमाचूरिया इज द क्लासिकल एंड अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, क्या होता है, यूरिन में हमारा ब्लड आता है, देन नाउन एज क्या कहलाता है, हेमाचूरिया कहलाता है। तो ये आपका क्या होगा इसमें, अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा का हेमाचूरिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी रिजल्ट in obstructions of urinary tract, a specific condition is associated with enlargement of, यानी कि सौम्य प्रोस्टैटिक अतिवृद्धि के परिणाम स्वरूप मूत्र पथ में रुकावट होती है, विशिष्ट स्थिति का इजाफा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बिगान प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी की बात किया, बीपीएच की बात किया है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन सी आ गया, मेडियन लोब, क्या हो गया, मेडियन लोब, यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज, सबसे आम निचले मूत्र पथ के संक्रमण क्या है, चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें
प्रो देखिएगा स्टेटाइटिस या फिर सिस्टाइटिस या फिर यूरेथ्राइटिस या फिर रीनल एंड पेरी रीनल एब्सेसेस। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इसमें आपका होगा ऑप्शन बी होगा सिस्टाइटिस। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मोस्ट कॉमन क्या पूछा? लोअर लोअर यूरिनरी का आपका पूछा गया है, जिसमें से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो आपका क्या हुआ? सिस्टाइटिस। ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम दैट हेल्प इन मेंटेनिंग इट्स स्टेरिलिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मूत्र प्रणाली की विशेषताएं जो इसकी बांझपन को बनाए रखने में मदद करती हैं, उनमें सभी शामिल है, किसके अलावे? तो ऑप्शन सी में एडिक्यूट यूरिन वॉल्यूम, बी में कंप्लीट ब्लैडर एम्पेटिंग, सी में यूरेथ्रोवेसिकल जंक्शंस, डी में अल्कलाइन यूरिन। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, अल्कलाइन यूरिन, क्योंकि ऑप्शंस में एक्सेप्ट ने पूछा डियर, एक्सेप्ट ने पूछा मेंटेनिंग इट्स स्टेरिलिटी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो बांझपन के लिए बनाए रखने में मदद करती है लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो तीनों है ये तीनों तीनों क्या करेगा? मदद करेंगी स्टेरिलिटी को क्या करने में? बांझपन को बनाए रखने में, लेकिन अल्कलाइन यूरिन इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मेजोरिटी ऑफ यूटीआई इज हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। निम्नलिखित में से किसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों में अधिकांश यूटीआई होता है? डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, या इन्वेसिव प्रोसीजर, इनएडिक्वेट सेल्फ केयर, या इम्यूनोसप्रेसेंट। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन डी होगा, डी इज करेक्ट आंसर। डी इसमें राइट आया, इम्यूनोसप्रेसेंट आपका डी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यूटीआई इन हॉस्पिटल पेशेंट के बारे में पूछा है, जो मेजोरिटी कारण जो होगा आपका इम्यूनोसप्रेशन के कारण होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन लिए गए थे। कितने नंबर आप लोग आए, कितने मार्क्स आए, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।